हेलो नमस्कार, मैं अशोक सैनी आप सभी का पीसी क्लासेज आबनेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं हम नंबर सिस्टम की वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने आपको भाज्य संख्या तक पढ़ा दिया आपको, है ना। इसके बाद में आगे अभाज्य संख्या पढ़ाते हैं। इसके बाद में आपको इमेजनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या, उसके बाद में सेमिस्टर संख्या, और फिर इसका एक चार्ट बनाएंगे। उसमें आपको सारी संख्या आपको ढंग से याद हो जाएंगी, है ना। फिर इसके बाद में आपको स्थानीय मान है, यूनिट डिजिट है, यानी कि पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे। कहने का मतलब ये है ना। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और जो स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पर आए हैं उसे सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। तो चलो अब देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो नंबर सिस्टम चल रहा है, लास्ट में आपको भाज्य संख्या है ना, इसके बाद पढ़ाते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? देखो भाज्य संख्या में क्या पढ़ाता, जिन संख्याओं में स्वयं एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए, है ना, वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं में जिन संख्याओं में जिन संख्याओं में केवल स्वयं का भाग जाए, जिन संख्याओं में केवल स्वयं का भाग जाए वो संख्या कौन सी कहलाएंगी? अभाज्य संख्या। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो 2। अब देखो 2 में किसका भाग जा रहा है? केवल 2 का जा रहा है ना, और 1 का जा रहा है। तो 2 कौन सी हो गई? अभाज्य संख्या। 2, 3, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी संख्या हो जाएंगे अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या हो गई? जिन संख्याओं में केवल स्वयं व 1 का भाग जाए वो संख्या क्या कहलाएंगी? अभाज्य। अब देखो 2 में आपको क्या बात याद रखनी है ना, एक नोट डालकर आपको एक बात रखनी है। 2 एक 2 क्या बताओ? एक सम संख्या भी है, सम तथा अभाज्य संख्या। सम संख्या और इसके साथ में कौन संख्या? अभाज्य संख्या। 2 के केस में क्या याद रखना है आपको? 2 क्या है? एक एक सम संख्या है और एक अभाज्य संख्या है। अगर आपसे इसके अलावा 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। कोई आपसे पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, इसके बाद में देखो अभाज्य संख्या हो गई। अभाज्य संख्या में क्या होता है? जिन संख्याओं में केवल स्वयं व 1 का भाग जाए वो संख्या कौन सी कहलाएंगी? अभाज्य संख्या में। फिर उसके अलावा आपको क्या याद रखना है? 2 एक सम संख्या भी है और क्या बताओ? अभाज्य संख्या भी है। और कोई आपसे पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? 2। इसके बाद में देखो आपके पास आता है नेक्स्ट, यानी कि काल्पनिक संख्या। देखो काल्पनिक संख्या क्या होती है वो देखो। अगर आपके पास क्या है, किसी संख्या की जैसे आप अंडर रूट आ रहा है और अंडर रूट के अंदर क्या आ जाए? नेगेटिव का साइन आ जाए। अंडर रूट के अंदर किसका आ जाए? नेगेटिव आ जाए। कहने का मतलब जैसे मान लो माइनस का 2 आ गया अंडर रूट के अंदर, माइनस का 3 आ गए। कहने का मतलब जब आपके पास अंडर रूट के अंदर क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है, तो वो संख्या किस में आती है? काल्पनिक संख्या में। ये फिर ऐसे याद करो, जिन संख्या का वर्ग क्या हो, जैसे आप इसको वर्ग करेंगे तो -2 का क्या करेंगे? अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 2 आएगा। इसका कितना आएगा बताओ? इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा? -3। यानी कि जिन संख्या का वर्ग क्या हो? ऋणात्मक हो, तो वो संख्या क्या आ जाएगी? काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या की परिभाषा क्या हो गई? जिन संख्याओं का वर्ग जिन संख्याओं का वर्ग जिन संख्या का वर्ग क्या हो? ऋणात्मक हो। जिन संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो कौन संख्या कहलाएंगी? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या कहलाती है। जिन संख्या का वर्ग क्या हो? ऋणात्मक हो, काल्पनिक संख्या कहलाती है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे रूट के अंदर क्या आ गया? -2 आ गया। रूट के अंदर -3 आ जाए, जैसे रूट के अंदर -4 आ जाए, कोई से भी आ जाए। ठीक है, जैसे -999 आ जाए रूट के अंदर। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएंगी? काल्पनिक संख्या। अब देखो इसको एक बात ध्यान रखो, जैसे √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो इसको मैं √2 × √-1 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ना? लिख सकते हैं, क्योंकि अनरूट वाली संख्या क्या होती है? आपस में गुणा हो जाती हैं। अब देखो रूट के -1, अब देखो इसको आप जैसे पढ़ेंगे आप आगे के लेवल में, तो इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। इसको क्या बोलेंगे? आयोटा। ठीक है, अब आयोटा का मान कितना होता है? √-1, तो इसको क्या लिख सकते हैं? √2 आयोटा।
ठीक है। आयोटा एक काल्पनिक संख्या होती है जिसका मान √-1 होता है। देखो एग्जाम में आपसे क्या पूछा सकते हैं कि आयोटा का मान पूछा सकता है ना। आयोटा का मान कितना होता है √-1। अगर आप यहाँ से स्क्वायर करते हैं आयोटा स्क्वायर तो उसका मान कितना आएगा -1। तो आपको ये बात रखनी है कि आयोटा का मान तो कितना होता है √-1 होता है और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। तो ये आपसे पूछा जा सकता है ये बात है ना। इसके बाद में देखो सेमिस्टर संख्या, इसके बाद में देखो सेमिस्टर संख्या। सेमिस्टर क्या होती है, देखो सेमिस्टर संख्या क्या होती है, देखो आप देखो सेमिस्टर संख्या ये होती है आपके पास। देखो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में सारी संख्या आ जाती हैं, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक है, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, सारी संख्या किस में आती है वास्तविक संख्या में। एक वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों को क्या कर दे आप मिक्स कर दे तो आपके पास क्या बन जाएगी सेमिस्टर संख्या। अब देखो सेमिस्टर संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या एक तो आपके पास रियल नंबर और एक आपके पास क्या है इमेजिनरी नंबर है ना। इन दोनों संख्याओं को क्या कर दे आप मिक्स कर दे तो आपके पास क्या बन जाएगी सेमिस्टर संख्या। और सेमिस्टर संख्या का रूप क्या होता है a + आयोटा b। अब a यहाँ पर क्या बताओ वास्तविक संख्या, a तथा b तो क्या संख्या है वास्तविक संख्या, ठीक है। और आयोटा क्या है बताओ यहाँ पर काल्पनिक संख्या। कहने का मतलब अगर आप वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिक्स कर देते हैं तो क्या बनता है सेमिस्टर संख्या। इसका रूप कैसा होता है a + आयोटा b का रूप होता है, और b क्या है यहाँ पर वास्तविक संख्या है और आयोटा क्या है काल्पनिक संख्या। जैसे मान लो 2 + आयोटा 3 है, 3 आयोटा लिख लो, 2 - 3 आयोटा, ठीक है। जैसे 4 + 3 आयोटा, ये सब क्या है इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो इसमें से जैसे संख्या के बारे में पूछेगा तो आपसे इतना ही लेवल पूछा जाएगा ना। इसके बाद में इसका एक चार्ट बनाते हैं आपको, उससे आपकी अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। देखो अब उस चार्ट को ध्यान से देखो आप है ना। सबसे पहले आपके पास कौन सी संख्या आएंगी सेमिस्टर संख्या, ठीक है। सेमिस्टर संख्या, देखो सेमिस्टर संख्या को दो भागों में बांट सकते हैं, कौन कौन सी बताओ। एक तो आपके पास वास्तविक संख्या, एक तो वास्तविक संख्या और दूसरी कौन सी काल्पनिक संख्या। दूसरी कौन सी संख्या काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या में कौन सी है, जैसे आयोटा एक काल्पनिक संख्या है जिसका मान √-1 होता है और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1, थोड़ी देर पहले बताया था। वास्तविक संख्या में सारी संख्या, वास्तविक संख्या को दो भागों में बांट सकते हैं, कौन कौन से में। एक तो वास्तविक संख्या के पास किस रूप की हो दशमलव के रूप में हो, दशमलव, और एक क्या हो पूर्णांक, ठीक है। दशमलव और पूर्णांक, क्योंकि जो वास्तविक संख्या आएंगे जो आपके पास क्या होती है बताओ परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो जैसे मान लो कि आपके पास 4/2 है, इसमें 2 को भाग जा रहा है पूरा पूरा कितना आएगा 2, ठीक है। तो ये तो किसमें आ जाएगा पूर्णांक में, और 1/2 है जैसे है ना, इसका कितना आएगा 0.5, तो ये किसमें आ जाएगा दशमलव में। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की हो जाएंगी, ये तो दशमलव और एक कौन सी हो जाएगी पूर्णांक, ठीक है। फिर दशमलव में भी दो कंडीशन हो सकती है, एक ही आपके पास कौन हो सकती है पुनरावृत्ति। एक तो हो सकता है कि पास अंकों क्या हो रही है पुनरावृत्ति हो रही हो, और दूसरे बात अंकों की पुनरावृत्ति है ना, यानी कि पुनरावृत्ति नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं हो, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो मैंने लिख दिया आपको 0.333, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है 3 की पुनरावृत्ति हो रही है तो ये किसमें आएगा पुनरावृत्ति में। पुनरावृत्ति नहीं हो जैसे मान लो कि 0.24982 ऐसे लिख दिया कुछ संख्या ना, इसमें बताओ पुनरावृत्ति हो रही है क्या नहीं हो रही, तो ये किसमें आ जाएगा पुनरावृत्ति में नहीं हो ना। अब देखो जिसमें पुनरावृत्ति हो रही है, अब देखो इसमें पुनरावृत्ति हो रही है ना 3 की, तो बताओ इसको 0.3 को बाहर लिख सकता हूँ, कहने के लिए इसको 1/3 लिख सकते हैं ना। इसको आप परिमेय संख्या में चेंज कर सकते हैं, तो जिसमें पुनरावृत्ति होगी वो किसमें आ जाएगा वो परिमेय संख्या में आ जाएगा ना। इसे क्या कहेंगे परिमेय संख्या, इसे क्या कहेंगे परिमेय संख्या। और जिसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही हो उसको क्या बोलेंगे आप अपरिमेय संख्या, उसको क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है। जिसमें पुनरावृत्ति हो रहेगी उसको क्या बोलेंगे परिमेय संख्या, और जिसमें पुनरावृत्ति नहीं हो उसको क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अब आगे बताएंगे आपको एक फॉर्मूला बताएंगे इसका ना कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो पूर्णांक का क्लासिफिकेशन देखो आप, पूर्णांक देखो क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, एक तो आप कर सकते हैं सम और विषम के आधार पर, किसके आधार पर सम के आधार पर, एक विषम संख्या के आधार पर। सम संख्या क्या होती है जो 2 से विभाजित हो, जो 2 से क्या हो डिवाइड हो, वो तो कौन संख्या हो जाएंगी सम संख्या। विषम कौन सी होगी जो 2 से क्या नहीं हो विभाजित नहीं हो,
जो 2 से विभाजित न हो, वो कौन संख्या हो जाएंगी? विषम संख्या। दूसरा पूर्णांक क्या करेंगे आप? इसका क्लासिफिकेशन और किस प्रकार कर सकते हैं आप? एक तो धनात्मक पूर्णांक, एक कौन सा? ऋणात्मक, और तीसरा शून्य। देखो जीरो को ध्यान रखना, जीरो न तो पॉजिटिव होता है, इसको न तो धनात्मक। जीरो क्या होता है? न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक। ठीक है, जीरो में क्या ध्यान रखना है आपको? जीरो न तो पॉजिटिव और न ही नेगेटिव। धनात्मक पूर्णांक में क्या हो जाएगा बताओ? धनात्मक पूर्णांक जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे है ना। ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 डॉट डॉट ऐसे है ना। ये किस में आएंगे? नेगेटिव में आएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो, -3 -2 -1। ठीक है, ये किस में आएंगे? नेगेटिव पूर्णांक में आएंगे। अब देखो धनात्मक पूर्णांक बताओ कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से, और जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है उसको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। तो ये तो आपके पास क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ये आपके पास क्या हो जाएंगी? प्राकृत संख्या। ठीक है, आप देखो प्राकृत संख्या में अगर आप इस जीरो का क्या कर देते हैं? शामिल कर देते हैं, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। ठीक है, ये आपके पास क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्या का समुच्चय बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद में इसका एक और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे धनात्मक पूर्णांक का ना। तो देखो इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं यहाँ तक आपको। समिश्र संख्या दो भागों में, वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। फिर वास्तविक संख्या भी दो भागों में, दशमलव और पूर्णांक। दशमलव में क्या होगा? ये हो सकता है अंकों की पुनरावृत्ति हो, और दूसरे केस में हो सकता है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी तो इसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। पूर्णांक में देखो इसका दो प्रकार से क्लासिफिकेशन किया सकता है, एक तो किसके आधार पर? सम के आधार पर, दूसरा विषम संख्या के आधार पर। सम संख्या क्या होती है? जो दो से विभाज्य हो उसको क्या बोलेंगे? सम संख्या। विषम संख्या क्या बोलेंगे? जो दो से विभाज्य नहीं हो उसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या। दूसरा क्लासिफिकेशन इसका धनात्मक पूर्णांक, शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में क्या होंगे? जो आपके पास पॉजिटिव साइन है सारे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएंगे। अब इनको क्या बोलेंगे बताओ? इसको प्राकृत संख्या का समुच्चय बोलते हैं इसको। शून्य में क्या होगा? शून्य न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक। कोई पूछता बताओ जीरो धनात्मक होता है या ऋणात्मक, तो आप क्या कहेंगे? जीरो न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक। और जी के पास क्या बन जाएगा? ऋणात्मक संख्या। ठीक है, अगर देखो आप इस धनात्मक पूर्णांक में किसको शामिल करते हैं? आप शून्य को शामिल करते हैं, तो आपके पास क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होगा। इसके बाद में देखो धनात्मक पूर्णांक का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना। देखो धनात्मक पूर्णांक का क्लासिफिकेशन पढ़ो। देखो धनात्मक पूर्णांक को देखो तीन भागों में बांट सकते हैं। इसको कितने भागों में बांट सकते हैं? तीन भागों में। कौन कौन से? एक तो भाज्य, एक तो भाज्य संख्या, दूसरा अभाज्य, और तीसरा एक। एक न तो भाज्य, एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य। ठीक है, भाज्य संख्या क्या लिखेंगे? भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर। ठीक है, जिस संख्या के क्या हो दो से अधिक फैक्टर, वो क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्या। यह फिर क्या हो जाएगा? जिस संख्या में क्या हो स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या को भाग जाए तो वह संख्या कौन सी कहलाएगी? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में क्या बताई थी परिभाषा? जिस संख्या में केवल स्वयं का और संख्या का भाग जाए वो कौन सी होगी? अभाज्य संख्या। या फिर इसकी परिभाषा क्या होगी? नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली टू फैक्टर। ठीक है, जिस संख्या के केवल क्या वो दो गुणनखंड हो वो कौन सी कहलाएगी? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसका ये क्लासिफिकेशन है। अगर ये आपको ये क्लासिफिकेशन आता है तो आपको संख्या अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। अब इसके बाद हम देखो पढ़ते हैं, जैसे आपेक्षिक अभाज्य संख्या क्या होती है, सहभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है, ट्विन प्राइम क्या होता है, तो वो संख्या पढ़ते हैं ना। अब देखो आगे आता है आपेक्षिक अभाज्य संख्या है ना। अब आपेक्षिक अभाज्य संख्या क्या होती है? देखो आप, आपेक्षिक अभाज्य संख्या, देखो आपेक्षिक अभाज्य संख्या क्या होती है? देखो दो संख्याओं का समुच्चय जिनका एचसीएफ कितना हो? एक हो, वो को खिलाएंगे आपेक्षिक अभाज्य संख्या ना, यानी कि सेट ऑफ टू नंबर
हैविंग HCF 1, यानी कि दो संख्याओं का समुच्चय, दो संख्याओं का समुच्चय जिनका HCF क्या हो, 1 हो, वो क्या कहलाएंगी, आपेक्षिक अभाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे 2,3 है, 5,7, 7,9, 4,13, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे ना। आपेक्षिक अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी, सेट ऑफ टू नंबर हैविंग HCF 1, यानी कि दो संख्याओं का समुच्चय जिनका HCF क्या हो, 1 हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2,3, 5,7, 7,9, 4,13। आगे आपके पास आते हैं सहभाज्य संख्या। देखो सहभाज्य संख्या क्या होती है, यानी कि देखो दो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। देखो यहाँ पर तो क्या है, दो संख्याओं का समुच्चय, और सहभाज्य में क्या हो जाएगा, दो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, यानी कि सेट ऑफ टू प्राइम नंबर। ठीक है, दो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाएगा, सहभाज्य संख्या, या फिर हिंदी में दो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। दो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय वो आगे पास कहलाएगा सहभाज्य संख्या। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो, देखो दो अभाज्य संख्या होनी चाहिए ना, 2,3, ठीक है, 5,7, ठीक है, जैसे बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे। कोई आपसे पूछता है जैसे 4, बताओ 13 सहभाज्य संख्या है, तो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको परिभाषा में क्या लिखा है, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, दोनों संख्या कैसी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है, इसमें लिखना सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस ट्रू। ठीक है, यानी कि दो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय जिनका अंतर कितना हो, 2 हो, वो क्या कहलाएगा, ट्विन प्राइम। यानी कि दो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, दो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय जिनका अंतर क्या हो, 2। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो, जैसे 11,13, बताओ इनका डिफरेंस कितना है, 2 है, और दोनों संख्या कैसी है, अभाज्य है ना। 17,19, ठीक है, ऐसे है ना, ऐसे और संख्या भी हो सकती है ना। तो एक बात आपको ये याद रखनी है, देखो आपेक्षिक अभाज्य संख्या क्या होंगी, सेट ऑफ टू नंबर हैविंग HCF 1, यानी कि दो संख्या का समुच्चय जिनका HCF कितना हो, 1 हो, वो क्या कहलाएंगी, आपेक्षिक अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या में सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, यानी कि दो अभाज्य संख्या का समुच्चय क्या कहलाएगा, सहभाज्य संख्या। ट्विन प्राइम क्या कहलाएगा, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस 2, यानी कि दो अभाज्य संख्या का समुच्चय जिनका अंतर कितना हो, 2 हो, वो क्या कहलाएगा, ट्विन प्राइम। देखो यहाँ तक आपको संख्या के जितने प्रकार हो सकते थे मैक्सिमम है ना, वो सारे हमने कंप्लीट करवा दिए है ना। अब देखो इसके बाद में आप पढ़ेंगे, जैसे इसका प्लेस वैल्यू है ना, स्थानीय मान, अंकीय मान, है ना, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, फिर इसके बाद में यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि बहुत बड़ा चैप्टर भी है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही काफी है, और इसके बाद में देखो आपको और जितने भी इसमें टॉपिक बच रहे हैं ना, वो सारे बताएंगे। तो यहाँ तक आपका संख्या का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। अब आगे की वीडियो में आपको जिसके जितने प्रकार, जो भी इसके जितने भी टाइप हो सकते हैं नंबर सिस्टम में, वो सारे करवाएंगे आपको ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है, अब मिलते हैं अगली क्लास में।